कुछ अपना छीना, छीना है अधिकार। लोकतंत्र में वोट को छीना, करने को भ्रष्टाचार। चीनी चर्बी और घोटाला, वो फोर्स करके किया हवाला। इनका बदला लेना है तो कर डालो हाथी मतवाला। पंजा कमल चक्र का चक्कर, इनमें है 10 गाड़ी मक्कर। हाथी को ऐसा दौड़ाओ, दुश्मन सह ना पाए टक्कर। हवाला में फंसे अपराधी को घर हवालात पहुंचाना है। कांसी राम को देश के हित में, अब कांसी राम को एक बार अब PM बनाना है। नाना नानी दादा दादी अभिलाषा सबकी पूरी हो जा, जिता दो मिलकर के हाथी। जय भीम, जय भारत। 1 घंटे आप लोगों से बातचीत की है, तो उसमें ज़्यादातर तो बहुजन समाज की जो हम अपने पैरों पर खड़ा करके उसको कामयाब बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में ही ज़्यादा बातचीत की है। और उसमें सबसे बड़ा जो मुश्किल मैंने उस पर जोर दिया है, वो बहुजन समाज की निर्भरता है, डिपेंडेंस है, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंस है। और ख़ासकर ऐसे लोग जो इस देश के अंग्रेज़ जाने के बाद इस देश के हुक्मरान बने, चाहे वो समाज है उनका, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, या ज़िंदगी के हर पहलू में निर्भरता हमें नज़र आती है। तो उस निर्भरता से मुक्ति हासिल करना है, तो अपने पैरों पर बहुजन समाज को खड़ा करके ज़िंदगी के हर पहलू में आगे हमें बढ़ना है। और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से आज हमें आगे बढ़ना है, उतनी तेज़ी से हम नहीं बढ़ पाए। हमें ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना है। पहले तो हमें सामाजिक परिवर्तन की बात को ध्यान में रखना है। इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था को हमें बदलना है। दूसरा, हमें अर्थव्यवस्था को बदलना है। ज़िंदगी के हर पहलू में जिस व्यवस्था से हमें नुकसान पहुंचा है, उस व्यवस्था को बदलना है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होकर ये काम करना होगा। तो इसके बारे में ही ज़्यादा मैंने आपसे चर्चा की थी। और आज के ज़माने में, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों ने इस कोशिश को शुरू किया, समय समय पे किया होगा, लेकिन 19 और 20वीं सदी में जो उन्होंने काम किया है, तो उसको ध्यान में रख के उससे सबक सीख के हमें आगे बढ़ना। तो जो दूसरे कैडर कैंप आप लोगों ने अटेंड किए होंगे, उसमें ज़्यादा रोशनी डाली गई होगी उन चीज़ों के ऊपर। महात्मा फुले ने क्या सोचा, क्या समझा, क्या किया, शाहू महाराज ने क्या सोचा, क्या समझा और किया अपने ज़माने में, और उनके विरोधी कौन थे, उस ज़माने में उनके विरोधी कौन थे।
तो बाबा साहब और विरोधियों का मुकाबला कैसे किया है। तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में उन्होंने जो काम किया, संघर्ष किया, और उनके विरोधी कौन से, विरोधियों से कैसे उन्होंने मुकाबला किया और बात को आगे बढ़ाया और हमारी बात को आगे बढ़ाया सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से। तो उसके साथ साथ जब हम लोगों ने फिर बाबा साहब के बाद दूसरे लोगों ने जो काम किया, उसके बाद आज जो हम लोग काम कर रहे हैं तो किस माहौल में काम कर रहे हैं और हम किस तरह से ये काम कर रहे हैं, उसमें मैंने काफ़ी आपको जोर देकर बताया कि ब्राह्मणवाद की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, हम कांग्रेस को मानकर चलते थे। तो कांग्रेस ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी शक्ति थी, तो इसलिए वो शक्ति कम होनी चाहिए, कमज़ोर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन आज जब कांग्रेस कमज़ोर हो गई है या होती जा रही है, तो उससे जो वैक्यूम हो रहा है, उससे जो खला हो रहा है, तो उसको पूरा बीएसपी नहीं कर रही है। अगर आज भी कांग्रेस के 142 एमपी चुनकर आए, कमज़ोर हो गई है। पहले 272 से ज़्यादा चुनकर आया करते थे, उनकी सरकार बना करती थी। जब से हम राइज होने लगे 89 में, पहली बार हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपने एमपी और एमएलए बनाने लगे। तो हमारे तो बहुत कम बने। जैसे राजीव गांधी चुनाव के बाद मुझसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई काशीराम आपने ये क्या किया। वो मुझसे पहले अलायंस करना चाहते थे 89 में। मैंने उनसे कहा कि भाई हम नहीं करना चाहते, हम तो आपको हराना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। और कारण भी मैंने उनको बताए। तो उसमें जब हमने अलायंस नहीं किया, तो वो मुझसे खुद ही बोल रहे थे कि आप 30 सीटों पे लड़ लें और बाकी सीटों पर हम लड़ लेते हैं। 30 तो उन्होंने ऑफ़र किया था, लेकिन वो ज़्यादा देने के लिए भी तैयार थे। वो ऐसा सोच रहे थे कि 30 आपके जीत जाने चाहिए, मतलब 40 या 50 लड़ लें ताकि 30 जीत जाए, या 35 लड़ लें। तो लेकिन मैंने उस बात को नहीं माना। तो उल्टा मैंने लेकिन दूसरों की बात को भी नहीं माना, क्योंकि मुझसे 5 बार देवीलाल मिले और 2 बार वीपी सिंह मिले कि आप उधर से खड़े हो जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारी जो जनता दल है वो आपको सपोर्ट करेगी और हम चाहते हैं कि आप चुनकर आए। राजीव गांधी कहते थे कि आप हमारी सपोर्ट से चुनकर आए। तो मैंने दोनों से एक ही बात कही कि आपकी सपोर्ट से चुनकर आने तो पहले ही बहुत हैं। जो आपकी सपोर्ट से चुनकर आते हैं तो 125 के लगभग लोग चुनकर आते हैं, शुरू टाइप। कुछ बैकवर्ड के भी आ जाते हैं। तो मैं भी अगर आपकी सपोर्ट से चुनकर आऊँगा तो मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरा लक्ष्य तो यह है कि मैं जब भी चुनकर आता हूँ तो आप लोगों को पराजित करके, हरा के
तो तब मुझे चुनकर आना चाहिए, तो नहीं तो मैं चुनकर नहीं आना चाहता। तो 89 में तो मैंने वैसे ही, जैसे मैं 84 में मैंने जांजगीर से जाकर चुनाव लड़ा था, तो 89 में मैंने ईस्ट दिल्ली और अमेठी से पेपर फाइल किए और अपने साथियों से कहा कि मैं जीतने वाला तो नहीं हूँ, जीतने के लिए तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को मैं हराना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को हराना चाहता हूँ। और ये जो झोंपड़ों का दादा है या स्लम लॉर्ड है ईस्ट दिल्ली में या दिल्ली में, HKL भगत, उसको मैं हराना चाहता हूँ। तो स्लम लॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड या उनको बढ़ावा देने वाले शक्तियों को हमें कमज़ोर करना है, हो सके तो ख़त्म करना है। तो इसलिए मैंने वो चुनाव लड़ा था। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट निकला तो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा 272 से ज़्यादा जीता करती थी, वो 196 पे आ गई। तो तब राजीव गांधी मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि कांशीराम आपको क्या मिला? आपको 3 सीटें मिली हैं और आपने हमारी 74 सीटें हरा दी। आपके कारण हम 74 हार गए और आपको सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। अगर आप हमसे मिलकर चलते हैं तो आपकी कम से कम 30 हो जाती और हमारी भी 272 से ज़्यादा हो जाती, तो हम मिलकर इस देश के कारोबार को चलाते। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये 1989 के लिए इतना ही काफ़ी है, हम इसी से खुश हैं कि आप 196 पर आ गए हैं। आप लोग 196 पर आ गए हैं, तो इसी से हम लोग खुश हैं। और हमने 3 सीटें जीती हैं, उसी से खुश हैं। अब आगे को बढ़ाएंगे इनको, तो आपको घटाएंगे। तो उनको चुनकर आने से, उनकी सरकार गिरने से, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी सरकार तो नहीं बनी, ये तो जनता दल की सरकार और बीजेपी के सहयोग से बनी है। बीजेपी और जनता दल कांग्रेस की जगह ये आ गई है। बोला ये तो हमें जानकारी है, ये आ गई हैं, इसकी हमें जानकारी है, तो इनको भी हम ब्राह्मणवादी ताकतें समझते हैं। तो आपको हम A टीम कहते थे, इनको B, C, D ऐसा कहते थे। अब इनको ठीक है, ये अभी सत्ता में आ गई है, लेकिन हम इससे, आपके सत्ता के हटने से हम खुश हैं, इनको सत्ता में लाने से हम खुश नहीं, इनको भी हटाना है। लेकिन 3 सीटें जीतकर हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी नेक्स्ट दौर में 300 जीत जाएंगे, दूसरे दौर में हम 300 जीत जाएंगे, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहते हैं। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ
कि जब कांग्रेस मजबूत से अनचैलेंज पार्टी थी इस देश की, तो तब हम लोगों ने उसको चैलेंज किया और उसको कमज़ोर किया। तो अब कांग्रेस के अंदर भी मैं नरसिम्हा राव को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस को तो अभी सोचा सपोर्ट करने के, लेकिन कांग्रेस के अंदर में नरसिम्हा राव को एक दो बार गिरने से बचाया है, उसकी सरकार को गिरने से बचाया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि नरसिम्हा राव हमें बहुत सूट करता है, इसलिए कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए नरसिम्हा राव ने कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम हमसे ज़्यादा किया है। जितना काम हम लोगों ने बीएसपी को इस्तेमाल करके किया है, उससे ज़्यादा काम कांग्रेस को कमज़ोर करने का नरसिम्हा राव ने किया। हम कांग्रेस से बाहर रहकर वो काम करते रहे और नरसिम्हा राव कांग्रेस के अंदर रहकर काम करता रहा। तो इसलिए आज भी जिस दिन नरसिम्हा राव के लड़के को अरेस्ट करने की बात चल रही थी 24 जून को 3 बजे, उसी दिन 3 बजे हमने उनको ऑक्सीजन दिया। 3 बजे तो दिल्ली में बुलाकर उनको ऑक्सीजन दिया। तो सारी पार्टियां बड़ी दुखी थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 बजे जो सीबीआई है वो उसके लड़के को अरेस्ट कर ले, और कांशीराम ने 3 बजे ही उसको ऑक्सीजन देना शुरू कर दी। वो उस दिन उसके लड़के को अरेस्ट नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि उससे नरसिम्हा राव जो है, या नरसिम्हा राव के जो दुश्मन है उसकी पार्टी के अंदर थे, जो उसको गिराना चाहते थे, वो भी मंच पर आके बैठ गए। क्योंकि कांग्रेस वालों की अपनी एक आदत है, वो विरोध भी करते रहते हैं और जब मौका आता है तो फिर वो मंच पर आ जाते हैं। तो सारे लोग जो उसको, जैसे शरद पवार और दूसरे लोग जो उसको करना तो नहीं था, लेकिन सारे लोग जो उसको गिराना चाहते थे, तो उसमें वो मंच पर आ गए उस दिन, जब मैं उसको ऑक्सीजन दे रहा था। जब मैं नरसिम्हा राव को ऑक्सीजन दे रहा था तो वो देख रहे थे कि भाई ये अभी नहीं जाएगा, ये रहेगा इसमें। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हम लोगों ने कांग्रेस को ऑक्सीजन दिया, क्योंकि कांग्रेस बहुत गिर गई थी। तो वो बात मैंने पहले सेशन में आप लोगों को ज़्यादा विस्तार से बताई कि कांग्रेस को थोड़ा ऑक्सीजन देना, कांग्रेस को मैदान में रखना, कांग्रेस को बीजेपी के साथ लड़ने वाली पार्टी बनाए रखना, तो ये हमारे क्विक मार्च के लिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो बाकी काम हमें करना है वो तो हमें ही करना होगा। सामाजिक परिवर्तन का काम है, हालांकि उस एग्रीमेंट में कांग्रेस ने जो किया है तो इसमें मैंने लिखाया है, लेकिन ये सारा काम तो हमें ही करना होगा। मैंने उनसे कहा था कि आप लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज की जो आर्थिक मुक्ति का काम है,
हमारा प्लान है, हमारा प्रोग्राम है, तो उस प्लान और प्रोग्राम का आप लोग विरोध नहीं करेंगे। तो उन्होंने लिखा कि भाई हम विरोध करने की वजह, ये क्या कर रहे हैं? कलर माइक आवाज़ बराबर रहेगा सर, कलर माइक मेरी वजह से आवाज़ बराबर रहेगी। वो क्या हो रहा है इससे ना, अप डाउन हो रहा था, जिसलिए हमने कलर माइक लगा रहे हैं। ये उनको सुनाई पड़ता है, उनकी सुनाई पड़ी, इससे अच्छा हो जाएगा। ये ऐसा तो नहीं कि उन्होंने लगाया हुआ है कुछ? नहीं सर, हाँ। वो हमने मंगवाया था। नहीं सर, नहीं, आपने ये लगाया हुआ है ना, वो टेस्ट किया ना सर, टेस्ट करके ना, ये इस माइक से टेस्ट करके। अच्छा, नहीं ये दूसरा होता है ना, क्या बोलते, टेप, तो टेप नहीं कर रहे हैं इसको? टेप अलग कर रहा है सर, टेप डायरेक्टली उसके साथ हो रहा है। किसके साथ? नहीं, ये इसके साथ नहीं होगा। नहीं, इसके साथ नहीं। ये तो केवल उसके लिए है कि ये जो अगर ये इसके क्या होता है, जैसे अप डाउन करने से आगे पीछे से ना थोड़ा सा वो उसमें कंटिन्यू चलेगा। हाँ, तो वो अच्छा रहेगा। तो टेप होगा तो टेप में आवाज़ सारा है वो ठीक है। तो इसलिए तो ये बातें मैंने पहले सेशन में आप लोगों के सामने रखी हैं। अब मैंने अपने हिसाब से ये बातें आपके सामने रखी हैं कि आप इस बारे में आपको पूरी जानकारी हो जानी चाहिए, आप लोग अनजान नहीं रहने चाहिए। तो इस संबंध में जो हम अपने आप को, अपने मूवमेंट को अपने पैरों पर खड़ा होकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस संबंध में मैंने आप लोगों से पहले सेशन में ही बता भी दिया था कि मैं अपने उत्तर प्रदेश में अपने साथियों को, खास साथियों को बुलाकर मैंने बोला है कि हम कांग्रेस के साथ समझौता कर रहे हैं और मेरा मुख्य लक्ष्य है कि कांग्रेस को 70 से लेकर 100 तक सीटें हम जिता सकें और 14-15% तक कांग्रेस का वोट हम बढ़ा सकें यूपी में। और हो सके तो बीएसपी को भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन मैं आपको कॉशन करना चाहता हूं कि हमें उत्तर प्रदेश में ये मान के चलना है कि कांग्रेस से बीएसपी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम 300 सीटें लड़ रहे हैं, एक एक सीट हमें इस तरह से तैयार करनी है, ऐसा प्रबंध करना है कि हमें अपने बलबूते पर उसको जीतना है। एक एक सीट हमें अपने बलबूते पर अपने समाज को तैयार करके तो उस सीट को हमें जीतना है। इस रियलिटी को ध्यान में रखकर आपको चलना होगा। आपने ऐसा नहीं सोच लेना है कि कुछ हमारा वोट और कुछ कांग्रेस का पड़ जाएगा तो हम जीत जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को ज़ीरो मानकर चलना है। कांग्रेस को ज़ीरो मानकर चलना है और 300 सीटें जो हम लड़ेंगे उसमें से हमने 220 सीटें कम से कम जीतनी है। अगर 300 की 300 जीतने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन किसी भी हालत में 220 हमें कम नहीं होने देना। अपने बलबूते पर हमें सरकार बनानी है और ये हम कर सकते हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट निकला है उस रिज़ल्ट के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। जो रिज़ल्ट निकला है, जो हमने कांग्रेस को सीटें दी हैं वो कैसी दी हैं। 5 उनके एमपी मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं, हर एक के नीचे 5 एमएलए हैं, तो 25 सीटें हमने वो दे दी हैं जिसमें हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है।
जिसमें हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो जीत सकते हैं, तो इसलिए 25 वो दे दी हैं और 15 सीटें पहाड़ की दे दी हैं। पहाड़ में भी हमारा कोई जीतने का चांस नहीं है। पहाड़ में आज जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस तिवाड़ी में है, लेकिन आने वाले समय में वो बीजेपी, कांग्रेस तिवारी और कांग्रेस तीनों में हो जाए। तो इसलिए हमने 15 सीटें उनको वो दे दी, 25 और 15 40। फिर उनके 7 लोग उनके दूसरे नंबर पर आए हैं, कांग्रेस के 7 का डिपॉजिट बचा है, दूसरे पे है या कैसा है, उनका कुछ डिपॉजिट बचा है। तो उनके नीचे वाली जो सीटें हैं तो उसमें से हम लोगों ने लगभग 20 सीटें उनको वो दे दी हैं। तो अगर हमारा वोट और कांग्रेस का वोट उतना ही रह जाए जितना पहले था, तो भी कांग्रेस को हम 50 और 60 के बीच में सीटें जिता सकते हैं। और कुछ और है, मैं अभी ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। कुछ इस तरह से है कि हम उनको 70-80 तक सीटें जिता सकते हैं। कोशिश हमारी होगी कि 100 तक जीत जाए, लेकिन अगर 70-80 भी जीत जाए तो जो कांग्रेस 20 जीत सकती है, तो बीजेपी के मुकाबले में और 200 का बीजेपी जो है वो 242 जीतती है। 242 और 20 में बहुत फ़र्क है, इसलिए अपर कास्ट वोट तो और भी कांग्रेस से हटकर बीजेपी को जा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस 70, 80 या 100 तक सीटें जीतती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में तो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ कम वोट आएगा ज़रूर, लेकिन कम आएगा। लेकिन जब कांग्रेस 70-80 सीटों पर होगी और 14-15% उसका वोट होगा, तो तब वो बीजेपी की तरफ से अपर कास्ट वोट खींचने लायक हो जाएगी। जैसे आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस इतनी डाउन नहीं है कि बीजेपी उसको साफ कर दे। बीजेपी के हरा देगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ये तो दिग्विजय सिंह को भी मालूम है। इसलिए मध्य प्रदेश से चुनाव के बाद अगर सबसे पहला आदमी कोई मुझसे मिला है तो वो दिग्विजय सिंह है, क्योंकि उसको और उसने कहा क्या है कि जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं, तो वो सारे रिजल्ट लेकर आया था मेरे पास। आप लोग तो अभी इकट्ठा नहीं कर पाए थे, उसने इकट्ठा करके मेरे पास लाया कि इस प्रकार से आने वाले चुनाव में असेंबली में तो बीजेपी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो आपका कांग्रेस के साथ कोई भी रवैया हो पूरे देश में, अब अगर आप बीजेपी की सरकार को रोकना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस को इतना डैमेज ना करें जितना आपने अभी तक किया। तो मध्य प्रदेश की तो इस लेवल पर है। तो हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को
इस लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और बिहार में मध्य प्रदेश के लेवल तक लाने का हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश से भी थोड़ा नीचे रखने का, ये हमारा उसमें लक्ष्य है। तो इसलिए आप लोगों को ये जो हमारे लीडिंग वर्कर्स हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपने कारोबार को चलाना है, संभालना है, आगे बढ़ाना है, तो उनको वैसे तो ओवरऑल इंडिया की जानकारी होनी चाहिए, मूवमेंट की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने आप लोगों से जो पिछले सेशन में बात किया था, तो उसमें जो मुझे कमी नज़र आई कि मैं बात, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ शंकाएं बनी रहें, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने अभी आप लोगों के सामने कुछ उससे संबंधित ही बातें रखी हैं। और भी मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं इसके संबंध में, तो जो मैं अपने आप ही कहता जा सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुझे लगता है कि मुझे बातें कहनी चाहिए, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जो आप जानना चाहते हैं वो मैं ना कह पाऊँ। जो आप लोग जानना चाहते हैं तो हो सकता है मैं बोलता जाऊं तो वो बात मेरे से छूट जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि इसके संबंध में जो बातें मैंने कही हैं, तो उसके संबंध में अगर आप लोग जो बातें मेरे से छूट गई हैं वो जानना चाहते हैं, तो अगर कुछ आपकी तरफ से कुछ सवाल आए तो उसके संबंध में ही फिर मैं जवाब दे सकूं। सवाल तो एक आदमी का हो सकता है, लेकिन जवाब तो सबके लिए हो जाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा जानकार बन सकते हैं और ज़्यादा जानकार बनकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने कुछ सोचा है, कुछ सवाल हो? When BSP will stand on its legs, there will be political instability. अच्छा, तो ये जो मैंने सुबह बताया था कि बहुजन समाज पार्टी जैसे आगे बढ़ती जाती है तो जिस स्टेट में बढ़ती है उस स्टेट में इंस्टेबिलिटी होती है। जैसे सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में इंस्टेबिलिटी हुई। तो 89 में चुनाव हुआ, 91 में हुआ, 93 में हुआ, 96 के बिगिनिंग में हुआ, 96 के एंड में होने वाला है। तो ये इंस्टेबिलिटी होती है राजनीति में स्टेट के लेवल के ऊपर। जो पार्टियां जमी जमाई हैं वो इसको इंस्टेबिलिटी कहती हैं कि प्रदेश में इंस्टेबिलिटी है, अभी देश में इंस्टेबिलिटी है, अब देश में इंस्टेबिलिटी है, होगी, उसके कारण होनी शुरू हो गई है। तो मैं इसको समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। 5 बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ने के लिए 5 अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है।
अब ये हम लोग कांग्रेस को इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पार्लियामेंट का चुनाव करा सकें। क्योंकि कांग्रेस हमारे ऊपर निर्भर है और आज की सरकार, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कांग्रेस के ऊपर निर्भर है। अगर हम कांग्रेस की टांग खींचें और इशारा करें कि यूनाइटेड फ्रंट की टांग खींचो, तो वो खींच सकते हैं। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार की टांग खींचना, तो ये कांग्रेस हमारे कहने से ये काम कर सकती है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मौका हासिल कर सकते हैं चुनाव का। बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने का मौका हम हासिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि फरवरी तक आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। फरवरी तक आप लोगों को पार्लियामेंट के चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये हमें मौका होगा मेंबर पार्लियामेंट को बढ़ाने का। आज हमारे 11 मेंबर पार्लियामेंट है, हमें इसको 100 से ज़्यादा करना है। और अगर 100 से ज़्यादा करना है तो आपको लगता होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, 100 तो बहुत दूर है। लेकिन मैंने सोच विचार करके ही आपसे ये बोला है कि हम 50 से ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में हम बीएसपी जीत सकती है। 50 से ज़्यादा हम उत्तर प्रदेश में ही जीत सकते हैं। तो 10 के लगभग हम मध्य प्रदेश में जीत सकते हैं और 10 के लगभग हम बिहार में, 10-15 बिहार में जीत सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली मिलाकर हम 10-15 जीत सकते हैं। जम्मू कश्मीर भी आ जाता है इसमें। तो इस तरह से राजस्थान में भी हमने बढ़त, इस बार 15 कैंडिडेट खड़े किए थे और अच्छे वोट हासिल किए हैं राजस्थान के हिसाब से, पहली बार जब खड़े किए हैं। तो राजस्थान में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में भी अगर ज़्यादा नहीं तो एक महाराष्ट्र और 4 साउथ इंडिया की स्टेट्स और 1-2 यूनियन टेरिटरी मिलाकर हम 25-30 तक सीटें उधर भी हम जीत सकते हैं। उसके लिए भी हमें काम करना होगा। तो इसलिए हम ये अगर टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो 100 से ज़्यादा हो जाता है। 100 से ज़्यादा सीटें हो जाती हैं और अगर हम 11 से बढ़कर 100 से ज़्यादा अगर हम चुनाव करा दें फरवरी मार्च में, तो लोग कहेंगे इंस्टेबिलिटी है। ये इंस्टेबिलिटी किस कारण है? बीएसपी के कारण है। बीएसपी अपने बलबूते पर तो ये काम नहीं कर सकती है।
स्टेट में तो कर सकती है, लेकिन सेंटर में अभी करने लायक नहीं है। सेंटर में ये करने लायक नहीं है, तो सेंटर में हम कांग्रेस के माध्यम से करा सकते हैं। और कांग्रेस को ये लालच रहेगा कि 100 से ज़्यादा अगर बीएसपी जीत गई तो हम भी अगर 200 के लगभग जीत गए या पौने 200 भी जीत गए तो भी हमारी सरकार बन सकती है, तो भी हमारी सरकार बन सकती है। लेकिन सरकार तो हमारे भरोसे पर रहेगी ना, सरकार हमारे भरोसे पर रहेगी। इसका मतलब इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। इंस्टेबिलिटी जो है वो तो बनी रहेगी, क्योंकि जब हमें मौका हासिल होगा, मौका लगेगा, हम सोचेंगे कि जब हम और तैयार हो गए तो हम सोचेंगे कि चलो भाई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। अब आप लोग आंध्रा में तो अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, महाराष्ट्र में नहीं कर सकते हैं। अब स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो हम उत्तर प्रदेश में या पंजाब में कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी तक करने लायक नहीं बने हैं। जब पीछे 93 में चुनाव हुआ था तो मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। जितना मुझसे बन पाता था मैंने कोशिश किया कि हम किसी तरह से हम 25 सीटें एमएलए की सीटें हम मध्य प्रदेश में जीत जाएं। 25 सीटें हम जीत जाएं। अगर हम 25 सीटें जीत गए होते, 25 नहीं, अगर हम 20 भी जीत गए होते, मुझे तो लगता है अगर 15 भी जीत गए होते तो भी हमारे हाथ में मध्य प्रदेश का चुनाव रहता, क्योंकि 171 कांग्रेस जीती थी, 161 से सरकार बनती है और 171 जीती थी। हैं? 172 कांग्रेस जीती। तो अगर हमारे पास 15 सीटें भी होती तो हम कांग्रेस को किसी दिन भी 160 से नीचे ले आते। मैं क्या समझे मेरी बात? क्यों भाई, मध्य प्रदेश वाले तो समझ जाने चाहिए। 320 सीटें हैं तो 161 से ऊपर रहना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो इसका मतलब 11 सीटें वो ऊपर हैं। अब हमारी 11 होने के कारण हम इसको इंस्टेबल नहीं कर सकते। अगर 15 होती तो अभी तक मध्य प्रदेश में आपको दूसरा मौका मिल चुका होता। ये इंस्टेबिलिटी इस कारण होती है और इस कारण होनी चाहिए। समझे ना मेरी बात? क्यों भाई, आप लोग तो समझे होंगे। मध्य प्रदेश में अगर 15 सीटें हमारे हाथ में होती तो हम अभी तक आपको दूसरा मौका दे दिया होता। ये पार्लियामेंट के साथ ही मिल गया होता आपको मौका, लेकिन हम वो नहीं, हमारी वो चाहत पूरी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में तो हो गए हैं। तो इसलिए ये जो स्टेट आफ्टर स्टेट जो इंस्टेबिलिटी है, ये बहुजन समाज की चाहत के कारण होती है, क्योंकि बहुजन समाज का वोट हमें पड़ता है। अभी भी अगर हम ज़्यादा सीटें तो उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाए, लेकिन बहुजन समाज ने हमें 21% वोट दिया है। तो 21% वोट को देखकर
हमारी सीटों को देखकर नहीं, हमारे 11 MP को देखकर नहीं, लेकिन हमारी 21% वोट को देखकर नरसिम्हा भी मेरे पास आता है, अटल बिहारी भी आता है, ये जो जनता दल के जो लीडर है वो भी आते हैं। तो जो भी जिसको भी लगता है कि भाई आने वाले समय में हम BSP से हाथ मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं, उनको हमारे पास आना पड़ता है। अगर मध्य प्रदेश में हमारे पास 15 MP MLA होते तो लोग मेरे पास आते कि भाई ये इससे पीछा छुड़ाओ, कांग्रेस से पीछा छुड़ाओ, इससे छुड़ाओ। तो मैं भी सोचता कि चलो भाई लोगों को मौका देना चाहिए बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से अभी भी अगर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस से अलायंस करते हैं तो हम यही सोचकर करेंगे कि भाई हमारी चाहत तो 15 सीट की थी कि 15 मिल जाए तो हम ये सरकार को कभी भी टॉपल करके दूसरा मौका दें चुनाव का। लेकिन अभी तो हम 50 से ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जब हमें मौका मिलेगा, और मौका तो जिस दिन मैं चाहूँ उसी दिन मिल जाएगा। जैसे अभी नहीं, जून के महीने में ही मेरे पास ये दिग्विजय सिंह आया था कि अगर आप मन बना लो कि आप कांग्रेस हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मैं अभी असेंबली डिसॉल्व कर देता हूँ, अभी असेंबली डिसॉल्व करके तो चुनाव डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर तक जैसा तैसा करके चलाओ। उसने मुझसे कहा कि भाई आप अपने 2-3 MLA मुझे दे दो, मैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना देता हूँ, ताकि वो इंडिकेशन हो जाए कि आने वाले समय में हम मिलकर। मैं बोला नहीं, ये इंडिकेशन तेरे को दे दिया है मैंने, बाकी को नहीं देना चाहता हूँ, तेरे लिए ही काफ़ी है। तो हम आपको सपोर्ट, आपकी सरकार हम गिरने नहीं देंगे। अगर अभी गिर जाती है कि 11 MLA हमारे 10 MLA नहीं रोक पाते हैं, तो अगर गिर जाती है, वैसे तो गिरेगी नहीं। क्यों नहीं गिरेगी? गिराने वाले को सोचना पड़ेगा कि गिराने के बाद क्या होगा। अभी ना तो अर्जुन सिंह बनाने लायक है, और ना ये माधवराव सिंधिया है वो बनाने लायक है, ना शुक्ला बनाने लायक है। तो भाई फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी सरकार गिरेगी। आप तो होशियार हैं, होशियारी से चलाओ इसको जितने दिन चला सकते हो। तो अब जो चुनाव कराना है वो उत्तर प्रदेश के बाद कराना है, 15 अक्टूबर के बाद कराना है। तो इसलिए क्या है कि तो मौके तो हमें ये चीज़ें जो है, इंस्टेबिलिटी जो है, ये मैं तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि नहीं तो अखबारों वाले लिखना शुरू कर देंगे कि ये कांशीराम की स्ट्रेटजी है कि इस देश में इंस्टेबिलिटी रखना चाहता है। स्ट्रेटजी तो है, लेकिन हम दूसरों को क्यों बोलेंगे? क्योंकि इंस्टेबिलिटी स्टेट वाइज हम रखना चाहते हैं कि स्टेट में हम आगे बढ़ें और सरकार बनाएं, और उसके बाद देश में बनाएं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहने लग गया हूँ कि मेरा मुख्य लक्ष्य है, मेरी ज़िंदगी का ख़ास मकसद है कि बहुजन समाज को इस देश का रूलिंग समाज बनाना है। ये तो मेरा ख्याल अभी बच्चे को पता चल गया।
क्योंकि 24 तारीख को जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरसिम्हा राव भी था, कांग्रेस के सारे जनरल सेक्रेटरी थे, कांग्रेस वालों की भीड़ थी उधर। तो कोई पेपर वाले ने मुझसे पूछा कि भाई आप कभी किसके साथ चले जाते हैं, कभी किसके साथ जाते हैं। मैं बोला हाँ, हमें बहुजन समाज को इस देश का रूलिंग समाज बनाना है। उसके लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे, बेलते रहेंगे, लेकिन मुख्य लक्ष्य है कि बहुजन समाज अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर 272 से ज़्यादा सीटें जीतकर तो केंद्र में अपनी सरकार बनाए। तो ये बात तो उधर भी मैंने उस दिन भी स्पष्ट कर दी है और मुझे लगता है कि अभी इसको स्पष्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। काफ़ी देर तक मैंने इसको सीक्रेट रखना ज़रूरी समझा, लेकिन अभी इसको बोला जा सकता है लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, लोगों से सहयोग हासिल करने के लिए, तो इस बात को कहा जा सकता है। हाँ, वे पीछे तक आवाज़ आती है? ठीक। तो ये जो, तो अभी समझे भी आप बात, क्योंकि ये मैंने आंध्रा में आज हम इंस्टेबिलिटी लाने लायक नहीं है, लेकिन आंध्रा इंडिया का हिस्सा होने के कारण आंध्रा में भी हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं वाया इंडिया, वाया दिल्ली। आंध्रा में इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन सीधा हम लाने लायक नहीं है, सीधा हम लाने लायक नहीं है। तो हमें अगर 77 में पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो आंध्रा का भी हो जाता है। तो ये इंस्टेबिलिटी हमारे लिए मौका है। आप लोगों को 94 में मौका मिला, नहीं उसका फ़ायदा ले पाए। 96 में मिला, नहीं ले पाए। 97 की तैयारी करो। उसके लिए अगर तैयारी करनी, जो 9 सीटें अभी खाली हैं, तो 9 सीटों को जीतने के लिए कोशिश करो। करीमनगर की जो सीट खाली है, आप कौन सी सीट से लड़े थे? खाली हैं? दूसरी सीट से। इसके नज़दीक ही है, ये अटैच है, उससे अटैच है, तो जीतने का कोई चांस बन सकता है? हैं? देखो भाई, इसको तैयार करो, बनाओ। हैं? तो उसमें बाकी का भी पूरा प्लान बना के मेरे सामने रखो। हाँ जी, मैं को और सवाल। भोपाल में कह चुकी सर। भोपाल में कहा था, स्टेज पे बोला था। अरे यार, मैं भूल जाता हूँ। मेरा जो है उसमें जब तक बहुजन समाजवाद की सत्ता पे नहीं आएंगे, जब तक इंस्टेबिलिटी बने रहेगी। उधर से सुनाई नहीं पा रहा, इधर आके बोलो, इधर आके बोल दो, सबको सुनाई पड़ रहा है। बीजेपी ऐसा तो यूनाइटेड गवर्नमेंट, बीजेपी हाँ पार्टी हाँ यूनाइटेड फ्रंट को भी सपोर्ट कर सकती है? नहीं कर सकते। बैठ जाए, मैं उसका और डिटेल में जवाब दूँ। आप बैठ जाएं, थोड़ा बहुत सवाल याद रखें। हमारे साथी का सवाल है
कि क्या ये हो सकता है कि बीजेपी यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट करे। आज की हालत में अगर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिरती है तो सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होने वाला है। आज की हालत में बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि किसी तरह से ये सरकार जल्दी से जल्दी गिर जाए। तो बीजेपी इस सरकार को टिकाने में उनकी दिलचस्पी नहीं है, इस सरकार को गिराने में उनकी दिलचस्पी है। क्योंकि आज बीजेपी को 160 उनके एमपी हैं और बीजेपी ने जो 13 दिन के लिए सरकार बनाई है, तो सरकार बनाने का उनका लक्ष्य था। वो लक्ष्य क्या था कि देशवासियों को ये संदेश दे सकें कि बीजेपी हैज़ एमर्ज्ड। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। इस पार्टी की तरफ ध्यान दें। ये पार्टी है जो रूलिंग पार्टी बन सकती है। इसलिए 13 दिन की सरकार में और पार्लियामेंट का जो सेशन चला उसमें उन्होंने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि बीजेपी का जो ट्रम्प कार्ड है वो अटल बिहारी वाजपेयी है। अटल बिहारी वाजपेयी एक नरम स्वभाव का आदमी है और सबके साथ मिलकर चलने वाला आदमी है। इसलिए सारे लोग ये सोच सकते हैं कि भाई अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनता है तो कोई बात नहीं। जो उनके अपने लोग हैं वो तो चाहेंगे कि वो बन जाए, लेकिन जो गर्म स्वभाव के लोग हैं वो भी चाहते हैं। उन्होंने भी अटल बिहारी को आगे किया है। क्यों किया है? आपने देखा होगा कि बीजेपी ने कई बदलाव किए हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर के लिए 370 वो आर्टिकल है तो उसको हटाना चाहिए। उसको भी, उसके बारे में भी वो चुप रहे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उसके बारे में भी वो चुप रहे। और कई चीज़ें हैं जिसके बारे में बीजेपी वाले चुप रहे हैं, सॉफ्ट रहे हैं। इसलिए कि जब सरकार बन जाएगी तो देखा जाएगा। अपने लोगों को उन्होंने मैसेज दिया है कि जब सरकार बन जाएगी तो देखा जाएगा। अब सरकार बनने से पहले अपने पैरों पर खड़े होकर हम सरकार नहीं बना पाए हैं, इसलिए चुप रहना ही भला है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वालों की जो टोटल स्ट्रेटजी है वो हमारी समझ में आती है। तो इसलिए बीजेपी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को गिराना चाहेगी, टिकाना नहीं चाहेगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मुझ पे, मेरे पास चलकर क्यों आया? जिस दिन उनको पता चला कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह चर्चा हो गई है कि हमें बीएसपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए, वो चलकर मेरे पास क्यों आया? उसको ऐसा लगा कि अगर चुनाव होता है
तो कांग्रेस 140 से ज़्यादा 42 से ज़्यादा बढ़ सकती है अगर बीएसपी उसको सपोर्ट करती है। आज बीजेपी को कांग्रेस से अपने आप में खतरा नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ती है तो उनको पूरा खतरा है। तो इसलिए मैंने भी ये फेज़ प्रोग्राम बनाया है कि भाई ये यूपी के लिए है, ये हमारा जो अलायंस है ये यूपी के लिए है। लेकिन अगर हमें 11 से बढ़कर 100 एमपी बनाने हैं तो फिर ये यूपी से नहीं होगा, ये तो ऑल इंडिया में हमें करना होगा। फिर ये ऑल इंडिया में करना होगा। तो इसलिए तो लेकिन अभी तक वो ये सोच रहे हैं कि भाई चलो यूपी में है, यूपी में ही उनका मेन गढ़ है, लेकिन वो उनका अपना तरीका होगा, कभी हमें किसी तरह वो भी तो सोच रहे होंगे। ज़्यादा पेपरों में यही प्रचार आता है कि बीजेपी ही कांग्रेस और बीएसपी की मिलीजुली ताकत का भी मुकाबला कर पाएगी। ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने? हाँ भाई, तो बीजेपी जो है कांग्रेस और बीएसपी की मिलीजुली ताकत का मुकाबला कर पाएगी और यूपी में सरकार बना पाएगी। तो इसलिए बीजेपी जो है यूनाइटेड फ्रंट के साथ नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी ना यूनाइटेड फ्रंट के साथ मिल सकती है। मुझे अगर डर था बीजेपी के मिलने का, वो कांग्रेस के साथ था, क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मणवाद की ए टीम, बीजेपी बी टीम। ए से बी मिल गई तो बी से ए भी मिल सकती है। तो इस तरह से कांग्रेस के साथ हो सकता था, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट के साथ नहीं। यूनाइटेड फ्रंट के किसी अंग को वो तोड़ना चाहेंगे। यूनाइटेड फ्रंट तो बहुत सी पार्टियों का मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए कांग्रेस भी तोड़ना चाहेगी और बीजेपी भी तोड़ना चाहेगी। हाँ जी, आप पूछो। वो हो गया, मिल गया जवाब उसका। हाँ। मेरा ऐसा सवाल है, उत्तर प्रदेश में हमें 28% वोट पड़ा है, 21%, और कांग्रेस को 8%। तो हम दोनों को मिला करके 29% होता है कि कांग्रेस और हम गठबंधन करते हैं। और बीजेपी को 33% वोट पड़ा है, लेकिन 20% एसपी को पड़ा है, समाजवादी पार्टी को मिला है। यदि हमारा 21% और 20% समाजवादी पार्टी का दोनों को मिला करके बीजेपी से हम ज़्यादा हो गए, लेकिन कांग्रेस के साथ विचार करते हैं कि ये बीजेपी से हमारा वोट का परसेंटेज वो कमी हो पाता है। तो इस परिस्थिति में क्या ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार बन जाए, हमारा वोट जो है जाहिर हो जाए? ये बात काफ़ी चल रही है कि मतलब ये जो समाजवादी पार्टी है इसको ज़्यादा वोट पड़ा है, और दोनों का मिलाकर एसपी बीएसपी का मिलाकर ये 42% वोट हो जाता है, 41-42% हो जाता है। लेकिन कांग्रेस का और ये हमारा मिलाकर 29% होता है।
कांग्रेस वालों ने अनाउंस कर दिया है कि मुख्यमंत्री मायावती होगी। लेकिन मुलायम सिंह अभी भी बहुत हाथ पैर मार रहा है कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम मिलकर चलते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने मुलायम सिंह को क्यों हटाया। मुलायम सिंह को तो मुख्यमंत्री बनाने वाले हम लोग हैं।